नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा YouTube चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपने देखा कि किस तरीके से भारत और अमेरिका ने जो व्यापार समझौता था उसको फाइनलाइज कर लिया। फाइनलाइज किन शर्तों पर किया है इसके बारे में पता नहीं है। और आज भी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल 22 मिनट तक बजाय डील के बारे में बात करने के वो अनाप शनाप विपक्ष को कोसने का काम ज्यादा कर रहे थे। विपक्ष उनसे कई सवाल पूछ रहा है इस समय कि भाई आपने ये ट्रेड डील हुई तो ट्रंप ने इसको पहले क्यों अनाउंस किया, आपने सारा सामान अमेरिका से खरीदने के लिए आप क्यों राजी हो गए। जहां तक तेल का सवाल है, क्या आप वेनेजुएला से और अमेरिका से तेल खरीदेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं। और रशिया जो आपका मित्र देश है उसको आपने छोड़ दिया है। उसी तरीके से कृषि सेक्टर को खोलने की बात हो रही है। अब अभी तक फाइन प्रिंट ट्रेड डील का नहीं आया है, इसलिए लोग अभी अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन एक जो चीज बिल्कुल साफ नजर आती है कि ये किसी न किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज मोदी जी ने किया है। और इसको लेकर विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बड़े बड़े स्लोगन्स और इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी संसद के परिसर के अंदर हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आज इस पर बातचीत की जाए कि क्या ये ट्रेड डील वाकई में एक कॉम्प्रोमाइज है, जहां पर सीधे सीधे मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। और उसके अलावा आपको ये भी बता दे कि ये भी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वकील है वो अब गौतम अदानी का जो फ्रॉड वाला केस है उसको वो फाइट आउट करेगा। एसईसी का जो सिविल लॉसूट का केस था उसमें अब डोनाल्ड ट्रंप के जो वकील है वो अदानी के लिए पेश होंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी ट्रेड डील क्या कहती है, क्या अदानी और अंबानी के बदले में ये सारी डील हुई है, भारत को कितने कंसेशंस भारत ने अमेरिका को दिए हैं, आज इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गिरीश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। गिरीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, पहला सवाल यही है कि ये ट्रेड डील आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए, बल्कि आज तो पूरा सेकेंड डे हो गया। परसों शाम को ये सब सारी चीजें अनाउंस हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रूथ सोशल पर अनाउंस कर दिया, मोदी जी ने भी ट्विटर पर कर दिया। कल मोदी जी को माले पहनाए गए थे इसी खुशी में, एनडीए की बैठक में उनको माला वाला पहनाया गया, जैसे कि पता नहीं कौन सी जंग जीत ली है मोदी जी ने। क्या कहती है ये ट्रेड डील, और जिस तरीके से इसका अनाउंसमेंट हुआ है क्या कहता है ये अपने आप में? देखिए, इन्होंने एक ऐसी कोटरी खड़ी कर ली है जिनमें इनको उन लोगों को तो जवाब नहीं देना है जो जानते ही नहीं है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट जानते हैं उसमें यू लीव असाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड एवरीबडी, वो सारे डर रहे हैं कुछ बोलने से। प्रैक्टिकली इस पे कितना वर्केबल है वो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। इफ यू टॉक टू देम 1 to 1 वो सारे तुमको नुस्खे गिना देते हैं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो आई थिंक ये इसको कॉमर्स से कोई मतलब नहीं है। द वे द थिंग इज बीइंग मार्केटेड, उसी से समझ लो कि इनका इंटेंशन कैसे है कि वो डैमेज कंट्रोल बताना है। आपने बहुत बड़ा जंग कर लिया, अगर आपको 18% पे आपने कोई भी उसमें एडिशनल बेनिफिट तो दिया नहीं, तो आपने उसी वक्त 500 जब डिक्लेयर करा तभी आप 18% पे एग्री कर लेते। आपको ये जब जब एप्स्टीन फाइल का एक एक पन्ना निकलता है और आप एक एक एग्रीमेंट को एग्री करते जाते हो, दिस इज नॉट ट्रेड। और अभी भी आप एफटीए से भी, आपने ईयू से भी एफटीए किया तो आपने इतना बड़ा हल्ला गुल्ला कर दिया जैसे कल से ही माल बिकना शुरू हो जाएगा, लोग फॉरेनर्स यहाँ आके हमारा पर्सनली माल ले जाएंगे। नोबडी गोज इनटू द टेक्निकलिटी कि एक तो वो 24 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, सारी 24 पार्लियामेंट्स में वो एग्री होगा, उसमें अमेंडमेंट्स होंगे तो बातचीत होगी, वो अगले साल आपको लागू करना है। तो दिस इज नॉट एन थिंग दैट इज गोइंग ओवरनाइट। अब यही हालत आपकी अमेरिकन एफटीपी, इसमें उनके लीगल डिपार्टमेंट ने या किसी ने तो कोई कमेंट करी ही नहीं है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, द गुड फ्रेंड्स, और ये भी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ही इनका ये कैच आ गया कि इमीडिएटली मोदी साहब ने उनको रिस्पांस क्यों करा कि 140 करोड़ के आदमी आपको धन्यवाद कर रहे हैं। आई विल जस्ट गिव यू सम पॉइंट्स कि इस पे ये एक्सप्लेन कर दें तो मैं समझ लूं कि एफटीए आपका बहुत ही अच्छा है। पहले तो आप देख लो कि दीज कंट्रीज कैटेगराइज द कंट्रीज इनटू अ डेटा सेफ कंट्री, जहां पे डेटा चोरी नहीं हो सकता है। ऐसी डेटा सेफ कंट्रीज में जापान, सिंगापुर, ये लोग हैं, हम नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन ने तो हमको अनसेफ में डिक्लेयर किया, अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन में रखा है। दे हैव नॉट सेड टोटली अनसेफ, लेकिन उन्होंने भी हमको वॉच लिस्ट में रखा है। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट आप जो बोल रहे हो कि हम कंपेयर कर लेंगे, आपको 18% तो लगेगा ही। यू आर नॉट एबल टू कॉम्पीट विद चाइना फॉर दीज मेनी ईयर्स, जबकि आपके पास ऑलरेडी एसएमईज थी जो कर रही थी काम। तो एमएसएमईज को आपने बढ़ावा नहीं दिया, आपने तो उनको बंद करवा दिया। आपने 2 बड़ी इंडस्ट्रीज को इतना प्रमोट किया कि उन लोगों ने छोटे छोटे सारे धंधे ही बंद करवा दिए।
आपने टेलीफोन्स में देख लो, टेलीकम्युनिकेशन में कितनी 6-7 कंपनियां थी, अभी कितनी है? 2 हैं। किसकी है वो सब जानते हैं। अब एलन मस्क को आप आने दे रहे हो क्योंकि आप पे कंपल्सन है, तो हिंदुस्तान में 3 लोग फोन चलाएंगे, 2 लोग एयरपोर्ट चलाएंगे, 2 लोग रेलवे चलाएंगे। तो ये जो आप मोनोपोलाइज कर रहे हो, आपने पोर्ट्स प्राइवेटाइज कर दिए, आपने एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर दिए, आपने नेशनल हाईवेज प्राइवेटाइज कर दिए, तो वेयर इज द होल्ड ऑफ द कंपनी? और अभी आपने जो बोला कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी आप अपना 51% का जो स्टेक है उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो। वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने अगर पीएसयू से कोई भी एफटीए में एग्रीमेंट में आपने वायोलेशन किया तो आप पे सैंक्शन लग सकता है। तो अभी आप बोलोगे कि नहीं वो तो हमारे तो 26% ही है या 21% है, तो वो क्वालिफाइंग शेयर कब तक है कि आप उनको कंट्रोल में रख सकते हो, डिसीजन इफेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो बोलोगे वो प्राइवेट वाले कर रहे हैं तो हम उनको सब्सिडी दे सकते हैं। ये उसका जो एकदम लोएस्ट डिसीजन है वो पहले ले रहे हैं। आपको पहले इनको बिठा के बोलना चाहिए कि एफटीए में, और दोनों ने ये बोला है कि डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स लागू होंगे। अब डब्ल्यूटीओ में तो आपके बहुत सारे कंपल्शंस है। आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट है, आपको जो एफडीआई आएगा उसको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, वो आप दे नहीं रहे हो। आपने तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कितनी कंपनियों को दंड करके एफडीआई में आपने भगा दिया। यू कैन सी वॉक्सवैगन, यू कैन सी मेनी अदर कंपनीज, वोडाफोन था, फोर्ड था। ये तो ये एक तो आपका चेंजिंग द गोल पोस्ट विद इन द गेम। आप रूल कभी भी चेंज कर देते हो आपको जैसे सुटेबल होता है, आपको किसको अप्लाई करना है। लॉजिस्टिक कॉस्ट ग्लोबली इज 8%, इंडिया का आता है 14 to 18% ऑफ जीडीपी। अब सबसे पहले इंडस्ट्री को जो मारता है दैट इज लॉजिस्ट एंड एनर्जी कॉस्ट। उसमें तो आपका कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं, क्योंकि आपके मित्र जो लाइट बना रहे हैं उनको आपको नुकसान नहीं करना है। वो बांग्लादेश में हमने देख लिया। अभी आप देखिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका हाई है, फिर आपका जो फ्रेट कॉस्ट है, आपने बोल दिया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन फ्रेट कॉरिडोर में भी आज भी आपका जो रेलवे है वो 1 रुपये 96 पैसा पर किलोमीटर टन चल रहा है। लेकिन रोड का जो आपका, जिसमें 96% ऑफ योर ट्रांसपोर्ट इज ऑन रोड, दैट इज कॉस्टिंग यू अराउंड 11.8 रुपीज। क्यों? क्योंकि आपने डीजल पेट्रोल में तो आपने कमी करनी नहीं है। और वो क्यों नहीं कमी करनी, सब जानते हैं। इन स्पाइट ऑफ यू गेटिंग अ चीपर क्रूड, यू आर नॉट एबल टू पास ऑन दैट बेनिफिट। तो वो आप इंडस्ट्री को बेनिफिट ट्रांसफर नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेंगे। अब वो कॉम्पिटिटिव कैसा रहेगा? फिर आप देखिए वही ग्लोबल बेंचमार्क जो है आपका 8% का है, उसके सामने ये आपका 14 to 18% आ रहा है। अब ग्लोबल एनर्जी सबसे बड़ा दिक्कत जो आ रहा है कि आपने सबको बुला लिया यहाँ पे डेटा लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए। ब्लैक रॉक बना रहा है जियो के साथ, गूगल बना रहा है अडानी के साथ वाइजैग में। अभी आपको ये भी पता है कि बेसिकली योर 47 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया आर वाटर क्रेविंग। उनके पास पानी है नहीं, वो हीट रेजिस्टेंस वाले एरियाज हैं। अब उसमें आपको मैं रफ एस्टिमेट दे दूं तो दे नीड, योर डेटा सेंटर विल नीड ऑलमोस्ट 1 लाख लीटर्स पर डे, और उसका जो एनर्जी जनरेशन होगा 100 मेगावाट्स के नीचे वो पावर सेंटर आपका नहीं चलेगा। तो उसके कूलिंग के लिए आपको 2 लाख लीटर और चाहिए। सो ये डेटा सेंटर अकेला 3 लाख लीटर पर डे का जो कंजम्पशन करेगा। और इसमें आपका जो होता है इसको ये स्वैम्प कूलिंग बोलते हैं। दैट स्वैम्प कूलिंग सिस्टम में 80% ऑफ योर वाटर गेट्स इवापोरेटेड। मतलब आप ये समझ लो कि 100% कंजम्पशन ऑफ वाटर है। इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? और कॉस्ट अगर बेयर कर भी लेता है तो वेयर विल यू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम? इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करोगे इनको सस्टेन करने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट में गांव वगैरह जो है वो वाटर स्ट्राइकिंग हो जाएंगे। और अभी भी आप देख ही रहे हो क्या पोजीशन है। अभी इसमें आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि दे आर नॉट, अभी डब्ल्यूटीओ के जो आप नॉर्म्स बताते हो उसके अंदर एक है उनका जो बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म है, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। अभी ये सीबीएम जो है उसके अंदर आपका एल्यूमिनियम, सीमेंट और फर्टिलाइजर यू कैन नॉट पुट इनटू यूरोप अनलेस यू हैव अ कार्बन क्रेडिट प्लस। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि छोटा प्लेयर के पास तो कार्बन क्रेडिट प्लस होगा ही नहीं। किसके पास होगा? जिनके पास बड़े सोलर पार्क्स हैं, जिनके पास विंड मिल्स हैं। सो द इंडिकेशन इज क्लियर। उसके बाद एक आपका सैनिटरी और फोटो सैनिटरी एक मेजर्स हैं। दे आर सो स्ट्रिक्ट कि उसमें आप अगर राइस, स्पाइसेस, नट्स वगैरह आप भेजते हो तो उसके अंदर 2 केमिकल्स आपको यूज नहीं कर रहे हैं, इथेनॉल ऑक्साइड और ट्राइक्लोजोल, और ये दोनों हम ही यूज करते हैं। दीज आर बैंड इन यूरोप। तो क्या डब्ल्यूटीओ में आप आपके जो एग्रीमेंट करते हो उसमें विल योर टीम से कि भाई ये यूज होगा, अलाउ करोगे कि नहीं करोगे? तो आप और देखिए कि इन्होंने और एक डाला हुआ यूरोपियन यूनियन में, आई डोंट नो इफ अमेरिका विल बी एबल टू एग्जाम दैट इज ईयू फॉरेस्टेशन। आपने जो भी लकड़ा, लेदर, कॉफी, फर्नीचर भेजना है उसमें आपको एक सर्टिफिकेट देना है कि दिस इज नॉट फ्रॉम द वुड फ्रॉम ए रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया।
अब इसको कौन करेगा? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ऑफिसर राज डाल के करप्शन का ही कॉन्सेप्ट बढ़ाओगे। इंडिया में कोई भी ओरिजिनल वर्किंग कॉस्ट नहीं है, तो उसके ऊपर हिडन कॉस्ट इतनी सारी होती है दैट ऑलमोस्ट कम्स लाइक अ प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे जानते हैं कि दैट इजी टू डू बिजनेस तो कभी लागू हुआ ही नहीं है। अभी इसके अंदर दे नीड रिगरस टेस्ट रिपोर्ट एंड लेबोरेटरीज, वो भी आपके पास है नहीं। आपके कितना मटेरियल रिजेक्ट होता है। अभी एक लाइव केस दे दूं कि यहाँ से किसी ने ग्राउंडनट एक्सपोर्ट करे थे यूरोपियन यूनियन में, उसका कंसाइनमेंट आपने जो उसको आपको जो आप क्वारंटाइन करवाते हो उसका एक टाइम पीरियड होता है फॉर 7 days। उसका शिप 9 days में पहुंचा है, 2 दिन ट्रांसशिपमेंट में लेट हुआ है, दैट शिप वाज नॉट अलाउड टू बर्थ एंड दैट केम बैक। कैन यू इमेजिन? या तो आप उसमें एग्रीमेंट करो कि भाई आप माल उतार के उसको डिमोलिश करो और हम उसका जो खर्चा होगा देंगे। वो अभी जिस पोर्ट में आके पड़ा है कंटेनर, दैट पोर्ट इज नाउ आस्किंग द पार्टी टू पे 70,000 रुपीज टू डिस्कार्ड दैट। वो इंसिनरेटर में डालने की कोशिश करेंगे तो उसका वो 70,000। सो इफ दीज आर द थिंग्स जो इनको नहीं पता है कि ट्रेड इतना इजी नहीं हो रहा है, ओनली दोज हु आर डूइंग इट दे नो। ऊपर से आपका टेंशन है कि हाउ यू विल बी एबल टू साइन द एग्रीमेंट्स। आपको यही पता नहीं सुएज कैनाल कब बंद हो जाएगा, हार्मोन्स का स्ट्रेट कब बंद हो जाएगा, तो आप कैसे रेट करोगे? क्योंकि गोइंग अलोंग थ्रू द ओल्डर रूट ऑफ साउथ अफ्रीका दैट विल कॉस्ट यू 30% मोर एंड टाइम कंज्यूमिंग इज आल्सो दैट। तो इंश्योरेंस रेट वगैरह भी आप कट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल गिरीश जी, ये आपने प्रैक्टिकल जो बॉटलनेक्स हैं और जिनके बारे में सरकार को बिल्कुल आइडिया नहीं है या आइडिया होते हुए अनजान बन रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये पूरी डील अब क्या कहती है? जो अमेरिका के साथ ये डील साइन हुई है और जो जो सामान, चाहे वो कोयला हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, ये सारी चीजें अमेरिका के लिए ओपन की जाएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि हम सारा माल $500 बिलियन का हम ट्रेड सामान खरीदेंगे अमेरिका से। आखिर ये क्या कोई मूर्ख बनाने वाली डील है या मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन करें ताकि एक कॉमन मैन को समझ में तो आए कि आखिर इतना खुश हो रही है सरकार, आखिर ये वाकई में खुशी की बात है या हमें चिंता की बात है इस समय? नहीं, आप देखिए, चिंता की बात तो ये है कि यू आर नॉट कमिंग आउट ओपन। आप अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए सारी चीजों को बहुत बड़ा मार्केटिंग कर रहे हो, उसके पीछे क्या हकीकत है वो पब्लिक तो जानती नहीं है। 80 करोड़ जो फ्री का अनाज खा रहे हैं उन्होंने तो देख लिया कि हार पहना है, मोदी साहब ने कोई बड़ा खेल कर दिया है। व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी? इफ यू टॉक टू द चेंबर, इफ यू टॉक टू द इंडस्ट्रीज, उनको आपको ऑफ द कैमरा वो सब बताएंगे कि क्या हो रहा है, हाउ आर दे गोइंग टू सर्वाइव। अभी आई वाज यस्टरडे टॉकिंग टू समबडी फ्रॉम डायमंड बिजनेस, उसने बोला कि ये तो बहुत साल पहले ही आपका सूरत का जो सबसे बड़ा डायमंड का हब था वो क्यों बंद हो गया। देयर वर 2 कंपनीज व्हिच वर मास्टरिंग इनटू डायमंड, एक अल्रोस था रशिया का और एक डी बीर था अमेरिका का। रशिया पे सैंक्शन लगाने आपने रफ रशिया डायमंड्स कोई भी परचेज नहीं करेगा, इसने बंद कर दिया। आपने डी बीर को मोनोपोलाइज कर दिया। अब वो डी बीर को दिक्कत ये हो गई कि इंडिया ने लैब ग्रोन डायमंड्स बनाना शुरू कर दिए। वो कॉस्ट में कम होते हैं, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वही होती हैं, बट दे आर चीपर। तो इन्होंने फेडरल कमिटी को लिए रेकमेंड कर दिया कि भाई आप ये लैब ग्रोन जो डायमंड्स है उसको आप डायमंड में क्लासिफाई मत करिए, मतलब ये हो कि आपकी मार्केट ही चलेगी। बट दैट वाज एक्सेप्टेड क्योंकि वो ईएससी की डिमांड थी। तो आपका पूरा सूरत का जो डायमंड होता है वो टोटली इट कोलैप्स्ड। वही आपका टेक्सटाइल्स में हुआ है। व्हेन यू वांटेड, आपको वर्ल्ड को ओब्लाइज करने के लिए बोला कि हम जीएसटी लगा रहे हैं, आपने लगा दिया, द टेक्सटाइल्स वेनिश्ड। क्योंकि कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होती हैं उसमें वो जीएसटी में फिट नहीं बैठता है। और छोटे छोटे जो ऑपरेटर्स थे उनको तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था, तो उनका तो प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हाई हो गया कि वो मार्केट में से गुम हो गए। तो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि हम लोग जो ये ट्रेड डील कर रहे हैं इसमें हमारा ये ओपिनियन है। और ऐसा नहीं, आपके पास तो सेक्रेटरीज भी ऐसे हैं कि जो आप बोलते हो वही बोलते हैं। आज अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई रिपोर्टर पूछेगा कि इसका फिजिकल फाइनेंशियल साइड भी बताइए, व्हाट विल ही से। तो ये होना चाहिए कि भाई आप उसका फाइनेंशियल, ये सारे जितने क्लॉजेस हैं आपके, जितने भी रूल्स डब्ल्यूटीओ के एप्लीकेबल हैं, क्या उसमें से इंडिया को एग्जाम किया जाएगा? तब वो जाके धंधा करेगा। और एग्रीकल्चर में जो आप बोल रहे हो वो तो आपने 3 बिल पेश करके देख लिया कि आपका 3 बिल चला है। फार्मर्स आर नॉट बिग, आप सेल्फ सफिशिएंट हो। आज भी आपके पास करोड़ों हेक्टर की जमीन जो है एग्रीकल्चर वो नॉन यूटिलाइज पड़ी है। तो आप उधर उसको फ्री ट्रेड जोन बना के क्यों नहीं क्रिएट करवा देते हो फार्मर्स को? लेट द बिग फार्मर्स गो एंड डू दैट। तो उनको बोलो वहां से वो एक्सपोर्ट करते रहेंगे, आपका डोमेस्टिक मार्केट नहीं होगा तकलीफ में। इनको पॉलिसी वाइज कोई काम नहीं करना है। इनको अगर करना ही होता तो ये कर लेते। आज देखिए SEZ में अंबानी का सबसे बड़ा एशिया का मैंगो फार्म है, ही इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैंगो।
लेकिन आपको कहीं हल्ला गुल्ला नहीं लग रहा है, क्योंकि ही डजंट कंज्यूम फ्रॉम योर लोकल मार्केट। वो अपना प्रोडक्शन करता है और वो एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट के लिए तो वो करता है। दिस इज व्हाट दे शुड डू, लेकिन वो रोड मैप दिखाने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने अभी अपना फायदा करा लिया, अभी ऊपर इलेक्शंस आ रहे हैं, दूसरे बहुत सारे लफड़े हैं, तो उनको थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिकली अनलेस दे इश्यू अ व्हाइट पेपर, और अमेरिका को भी अभी लीगल डिपार्टमेंट को क्लियर करना पड़ेगा कि वो किस तरह से करना चाहते हैं, हमारे फ्रेट्स के अंदर एडजस्टमेंट क्या होगा। और आज जो आपका एग्रीमेंट होगा उसको आप कॉम्पीट कैसे करेगा। मैं आपको इनका वो ये भी साइड बता दूं कि इनके जो भगत लोग हैं वो कैसे अनाउंस कर रहे हैं कि आपका 100 रुपए का सामान 118 रुपये में बिकेगा अमेरिका में, लेकिन उनका प्रोडक्शन कॉस्ट 150 रुपया है। तो ऑब्वियस है कि उनका मार्केट में हम लोग पेनिट्रेट कर पाएंगे, तो उसके वहां वाले कुछ चिल्लाएंगे नहीं। मतलब दे गिव समथिंग रेडिकुलस आंसर्स टू दिस, कि वो 18 कर लगने के बाद भी हमारी इंडस्ट्री वहां पे जाके धंधा कर पाएगी। और जीरो ड्यूटी में जो तुम यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स और ये ले आओगे, तो तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या होगा, दैट नोबडी इज रेडी टू आंसर। हाउ कैन यू अलाउ समबडी टू एंटर किलिंग योर मार्केट। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं कि अपना मार्केट किल करके आप दूसरे का मार्केट आबाद कर रहे हैं, यानी कि अपना घर जलाकर आप दूसरे का घर आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कैसे समझाई जाए? विपक्ष तो कह ही रहा है कि ये पूरा एक कॉम्प्रोमाइज डील है। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा, जो आज हो सकता है कि कॉमन मैन को नहीं समझ में आ रहा है ये नुकसान? नहीं, इसमें अभी देखिए, इफ द इंडस्ट्रीज रिमेन साइलेंट, अगर वो थोड़ा एग्रेसिव होकर बोलेंगे कि आप अपना टैक्सेशन कम करो, आप अपना फ्रेट का जो कॉस्ट है उसको डाउन लाइन लाने की कोशिश करो। आज डिस्कॉम्स करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो आप पावर फैक्टर जो है उसको कंपैरेटिव आप क्यों नहीं देते हो। आई कैन गिव एन एग्जांपल। इनिशियली जब 1965 में हमारे यहाँ कांडला फ्री ट्रेड जोन बना था, आई नो बिकॉज आई वाज मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर देयर, हमको लाइट भी सब्सिडाइज मिलती थी, हमको रेंट भी सब्सिडाइज रेट पे मिलता था, जो हमको प्लॉट और शेड्स मिलते थे, और ऑन अ वेरी नॉमिनल एरिया। तो अगर मेरा बेसिक इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मैं आके धंधा करूंगा। हम लोगों को लोकल टैक्सेस भी नहीं लगते थे। तो अनलेस यू डिक्लेयर ऑल दिस बेनिफिट्स, तो वो फिर आपका WTO के नॉर्म से फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि जो FDI आएगा उसको भी आपको वही देना पड़ेगा। तो ही विल कम विद द लेटेस्ट मशीनरी और आपको काम नहीं करने देगा। देयर आर लॉट ऑफ मिसमैच एंड क्रिस क्रॉस। अगर इसको आप जब तक खुल के बात नहीं करोगे, और लेट फर्स्ट अमेरिका टेल दैट दे हैव सम व्हाइट पेपर, और अभी तो आपका गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई आया नहीं कि उसका कोई भी एग्रीमेंट रातों रात नहीं होता। उसके 4-6 महीने पहले बैक ऑफिस काम करती है, उस पे सारा ट्रेड डील फाइनल होता है, बाद में जाके द बॉसेस साइन आउट। ये तो हुआ ना, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ बॉसेस कुछ बोल देते हैं और फिर पीछे जो नीचे की लाइन है वो लगी रहती है करने में। बट हाउ फार दे विल बी सक्सेसफुल एंड बी एबल टू डू। तो ये भी EU की तरह ही होगा। आपने 2 दिन उसका EU का बड़ा FTA बता दिया, बड़े लोग आए, बड़ा खाना खाया, सब खुश हो गए, बट वेयर इज द प्रैक्टिकलिटी। और अभी भी आप चाइना को जब आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो, आपकी सारी इंडस्ट्रीज सही है, लेकिन जब तक आपको रेयर अर्थ और मैग्नेट्स आपको चाइना नहीं देगा, आपकी कोई इंडस्ट्री चलने वाली ही नहीं है। लेकिन कल तो मेन स्ट्रीम मीडिया, जब ये डील हो गई उसके बाद अनाउंसमेंट आ गया ट्रंप और मोदी जी की तरफ से, तो गोदी मीडिया इसको ऐसे बता रहा था कि नाउ इंडिया इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। देखिए, हमने EU के साथ भी डील कर ली, हमने UK के साथ भी कर लिया, अब हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी कर लिया, जो 4 महीने से लटकी हुई डील थी। मार्केट्स पूरे ग्रीन हो गए, पूरा ग्रीन शेयर बाजार कल सुबह दिखा रहा था, और गोदी मीडिया खबरें दिखा रहा था, देखिए मोदी जी को माला पहनाया जा रहा है। सारे NDA के जो लीडर्स थे वो सारे मोदी जी को माला पहना रहे थे। आखिर अब ये नैरेटिव, किस तरीके का नैरेटिव, झूठा नैरेटिव पब्लिक को क्यों परोसा जा रहा है, और आखिर इससे नुकसान किसका हो रहा है? मैं आपसे जो समझना चाह रही हूँ, इस समय लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अदानी का फायदा करा दिया, अंबानी का फायदा करा दिया, लेकिन देश हित बिल्कुल पीछे चला गया। क्या ये चीज भी आपको दिख रही है? देखिए, एक चीज तो देखिए कि बहुत क्लियर, तो वी आर ऑल्सो नॉट कमिंग आउट। आपने रशिया की 2 कंपनियों को बैन किया है, रोजनेट और लुकोइल को। उसके अलावा दूसरे ट्रेडर्स हैं तो आज भी आपको ऑयल दे रहे हैं। मुकेश अंबानी शायद नहीं ले सकता है, वो प्राइवेट प्लेयर है, उसका अमेरिका में कोई इंटरेस्ट होगा तो उसको ऐसे लगे कि मेरे को दबा दिया जाए। लेकिन ऑयल कंपनीज आर बाइंग मटेरियल। रशिया से, दुबई से बिलिंग होके ऑयल आ रहा है। ईरान ने तो बाकायदा अपनी मेजर वेसल्स जो है वो इंडियन ओशन में खड़ी करी है, उसने वहां पेट्रोल पंप खोल दिया, लोग वहां से माल ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी बंद हो गया। तो वो पैरेलल जो आप चला रहे हो, तो आप खुल के बोल दो। नाउ इट इज हार्ड टाइम फॉर यू। अभी आप इस साल तो ब्रिक्स के, यू आर हेडिंग द ब्रिक्स मीटिंग। अब इस वक्त आप कैसे आप पत्ते छुपा के रखोगे? आप रशिया से भी डील कर रहे हो, आप चाइना से भी ट्रेड बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे बता रहे हो कि हमारा दुश्मन है, हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये ड्यूअल पॉलिसीज डिप्लोमेसी में नहीं चलती। वो नॉन अलाइन वाला टाइम चला गया, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। आप अगर ये बोल रहे हो कि
4 महीने में आपने जो कर लिया, तो 4 महीने में आपने, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने क्या करा? आपने एनर्जी कॉस्ट डाउन कर दी, आपने लॉजिस्टिक्स के अंदर कोई बड़ा काम कर दिया, आपने कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दिया, आपने इंडस्ट्री को बोला कि अभी आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट 50% डाउन हो जाएगा, आप कॉम्पीट करिए। आपने कुछ पीछे तो करा ही नहीं सेफ्टी मेजर, और आप कैसे, तो आपने 4 महीने पहले ही डील कर लेना था। आपने कोई यहाँ पे तो कोई चेंजेस करे नहीं है, तो हाउ यू श्योर नाउ कि अभी आपकी इंडस्ट्री कॉम्पीट कर लेगी अमेरिका में जाके? लेकिन सवाल ये उठता है कि इस चुप्पी का कारण क्या है? क्यों, क्या छुपा रहे हैं मोदी जी पूरे देश से? अगर आपने डील कर ली है तो आप साफ साफ संसद में उन डील के, जो उस डील के टर्म्स एंड रेफरेंसेस आप रख दीजिए। आज भी पीयूष गोयल 22 मिनट तक बोलते रहे, काफी हंगामा हुआ, विपक्ष ने सवाल पूछे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ पता नहीं चल पाया और पार्लियामेंट स्थगित हो गया। नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव द आंसर। क्या आंसर करेंगे वो? अगर इसलिए अच्छा है कि डिस्ट्रप्शन करो, वो स्पेंड सफिशिएंट टाइम इन कंफर्मिंग द नीड एंड नीड विल डिसअपीयर, ये एक फेमस चीज है। तो दे आर ट्राइंग टू स्पेंड द टाइम ताकि वो नीड ही निकल जाए, पार्लियामेंट सेशन पूरा हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा। इनके इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और ये बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट में जवाब दे दो ना। तो बोलते हैं नहीं, वहां पे पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। वो आपकी जिम्मेदारी है कैसे चलाने देनी है। तो यू डोंट वांट टू आंसर देयर, यू डोंट वांट टू गेट क्वेश्चनड, इसलिए आप कैमरा के सामने आके अपना इंटरव्यू देके आप वायरल करा देते हो। गोदी मीडिया उसमें हेल्प कर रहा है। So this is the thing that people do not know what is happening behind the curtain. आप इनमें जो अनाउंस कर रहे हो उसमें, वो तो आपने अनाउंसमेंट तो पहले से आज तक कौन सा आपने सक्सेसफुल करा? ना आपके 15 लाख का है, ना आपका ब्लैक मनी से कोई आतंकवाद खत्म हो गया, ना आपके स्मगलिंग बंद हो गया। तो आई थिंक दे कैन मार्केट एनीथिंग, उसके बाद होगा जो देखा जाएगा। एंड पीपल हैव वेरी गॉट शॉर्ट मेमोरी, दे फॉरगेट। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। बिल्कुल, आपने सारी जो यथास्थिति है वो रखी है, लेकिन आज एक कॉमन मैन इस चीज को कैसे समझेगा? वो समझेगा जो मोदी जी समझा रहे हैं, या जो असलियत है वो समझ में आएगी लोगों को? और अब जैसे कृषि का ही सेक्टर है, आज क्या किसान इससे चिंतित नहीं होंगे कि कृषि का सेक्टर आप खोल देंगे? क्या होगा आज गांव में जो किसान है, आज उसके ऊपर क्या बीत रही होगी और वो क्या सोच रहा होगा? They are still fooling around the farmers. जब फार्मर्स ने बोला कि आप सोयाबीन इंपोर्ट करोगे तो हमारी मार्केट का क्या होगा, तो इन्होंने बोला सोयाबीन हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं मंगा रहे, हम इथेनॉल बनाएंगे उसमें से। अब वो इथेनॉल का आपका दाना बाजार में नहीं बिकेगा, उसकी कौन एश्योरेंस देगा? क्योंकि दैट इंपोर्टेड इज चीपर। कैन यू एश्योर दैट? आपके ऑफिसर कितना ईमानदार है कि वो फार्मर्स को धक्का नहीं देगा? अगर वही बाजार में मार्केट आ गई तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स खत्म हो जाएंगे। आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम नहीं कर रहे हो, आप एपीएमसी पे कंट्रोल नहीं पा रहे हो, आपके जितने भी फ्रॉडुलेंट्स हैं, आपके जितने भी इंपोस्टर्स हैं, इनको सबको जब तक आप क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे, आपके खुद के सर्टिफिकेशन पे भरोसा ही नहीं है किसी फॉरेन कंट्री को। आप जो जानते हो बोगस सर्टिफिकेट दे सकते हो, या कोई प्रिंट करके ही फ्रॉड कर लेता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर वो आप नहीं कर रहे हो, जब तक आप उस लेवल पे उसको जनरेट नहीं करोगे कि इंडिया के अंदर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन गलत नहीं होते हैं, पीपल आर ऑनेस्ट, कस्टम्स नहीं होगा। क्योंकि कई मैंने जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स कैजुअली इंक्वायरी करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बोलते हैं आपका यहाँ पे जो हिडन कॉस्ट है ना वो इतना ज्यादा है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। आज कोई भी बिजनेसमैन अपना प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करके आता है कि मैं 15% कमाऊंगा, उसमें अगर आपने 20% की पेनल्टी डाल दी तो ही इज नॉट अ फूल इनफ टू कम एंड डू अ वर्क हियर। तो ये सब पैरामीटर चेक करने के बजाय ये आप मार्केटिंग करते रहो, बेचते रहो, जब तक चलेगा तब तक शायद बंगाल का भी इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये डील जब तक फाइनल शेप में आएगी, ट्रंप का टेन्योर ही खत्म हो जाएगा। उनका तो 4 साल का ही टेन्योर है। मुझे लग रहा है कि तब तक नहीं। तो कुल मिलाकर ये मेरा आखिरी सवाल है गिरीश जी, कि ये क्या भारत और अमेरिका के बीच का जो ये व्यापार समझौता है, ये एक तरीके से मूर्ख बनाने की ये डील है, जो मूर्ख बनाने का समझौता है कि पूरे देश को मूर्ख बनाओ। लेकिन मोदी जी का इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है? मोदी जी हो गए, अदानी हो गए, उनका क्या फायदा हो रहा है? पूरे देश को तो आपने मूर्ख बना लिया, लेकिन आपका क्या फायदा इसमें दिख रहा है? नहीं, फायदा तो तब होगा जब ट्रंप की कोई रिलायबिलिटी हो। आपने फ्रेंड बोला, फिर उसने डिच कर दिया, वो तो किसी का तो उसने दोस्ती नहीं निभाई है। वेनेजुएला को एक तरफ हेल्प करता है, वो बोलता है कि ये ड्रग्स का धंधा करता है, अब नहीं बोलता है मादुरो के नाम से कुछ। तो ये आपसे जो काम करवा रहा है एप्स्टीन फाइल के चक्कर में या अडानी के समन्स के चक्कर में, जो भी करा रहा है और आप करते चले जा रहे हो, तो हाउ कैन यू से व्हाट इज द नेशनल इंटरेस्ट इन दैट? वो 1-to-1 जो इनका सेटलमेंट हो रहा है उसका भुगतेगा तो पूरा देश, लेकिन जो नहीं समझ रहे वो जब भुगतेंगे तब उनको समझ में आएगा, क्योंकि इट इज रिटन ऑन द वॉल, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू रीड दैट। दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।